हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 के बारे में। इसके अंदर कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जो कि थोड़े बहुत काम के हैं, उनको देखेंगे। कंट्रोवर्सीज़ किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर हो रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बहुत सारे डायमेंशन भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यूपीएससी पीसीएस के हिसाब से अभी अभी न्यूज़ के अंदर ये सब चीज़ें आई क्योंकि एक मीटिंग हुई है, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेन इश्यूज़ बता देता हूँ कि इंडियन की जो शिपिंग सेक्टर है, इंडियाज़ का जो शिपिंग सेक्टर है, उसके अंदर किस तरीके के इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये जनरल इश्यूज़ हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगले 5, 6, 7, 8 सालों तक भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग के थ्रू अगर आप माल को ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। पोर्ट डिलेज़, अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको लाइसेंस वगैरह वो सब चीज़ें हो जाती हैं। पोर्ट्स टर्न अराउंड टाइम ऑफ द ओवर एज्ड वेसल, तो वेसल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एज्ड तरीके से भी यूज़ होते हैं। इनकी एज निकल चुकी है लेकिन फिर भी यूज़ हो रहे हैं। फिर साथ ही मिलेगा कि जो मैकेनिकल सिस्टम है वो भी ज़्यादा सही नहीं है, और साथ ही स्किल्ड मैन पावर की भी आपको यहाँ पर शॉर्टेज नज़र आएगी। ये तो थे जनरल इश्यूज़। इसके अलावा अब चलते हैं मेन इश्यूज़ की तरफ। हुआ क्या, तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ऑलराइट, इस काउंसिल की 18th मीटिंग यहाँ पर अभी अभी हुई, डेट भी देख सकते हो 24 जून को हुई। किसने हेड की, तो श्री मनसुख मंडाविया ने इनको हेड किया, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, और साथ ही केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के भी हैं। ओके, तो इन्होंने इसको हेड किया, और इस जो आपकी मीटिंग हुई इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल के आई जिसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी हुई। तो कंट्रोवर्सी हो गई, इन्होंने ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 यहाँ पर अनाउंस कर दिया। इस एक्ट के अंदर में जो भी चीज़ें थी, प्रोविजंस थे, उसके ऊपर सेंटर स्टेट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब हमारा जो पहले का एक्ट है वो है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। ओके, तो 1908 का एक्ट इस समय हमारे यहाँ लागू करता है। और आप इस एक्ट के अंदर में देखें तो जो माइनर पोर्ट्स हैं, याद रखिए मेजर पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, माइनर पोर्ट्स हैं, उसके जो अफेयर्स हैं, उसके रेगुलेशन वगैरह सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। लेकिन अब जो ये ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 यहाँ पर लागू किया गया है, इसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं इसको मैनेज करने की, माइनर पोर्ट्स को मैनेज करने की, वो पावर इनसे छीन ली गई है। ये बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर उभर के आया है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। जिनको नहीं पता उनको यहाँ पर बता दिया जाता है कि जो मेजर पोर्ट हैं वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उनके द्वारा ही नोटिफाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर मेजर माइनर पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है एज़ पर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी माइनर पोर्ट्स कंट्री के अंदर हैं उनको प्लान करने की, उनको डेवलप करने की, उनको रेगुलेट करने की, उनको कंट्रोल करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, जिसके अंदर में वो पोर्ट यहाँ पर आता है। उड़ीसा के अंदर पोर्ट है तो उड़ीसा के पास वो पावर होगी कि वो उससे रिलेटेड प्लान, डेवलप, रेगुलेट, कंट्रोल करने के सारे पावर्स उड़ीसा के पास होंगे। ओके, तो अभी तक इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर वर्क करता था। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो आपका न्यू ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 यहाँ पर निकल करके आया है, इसके अंदर जो पावर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की, मैंने ये आपको पावर बताई प्लान, डेवलप, रेगुलेट, कंट्रोल करने की माइनर पोर्ट्स को, ये पावर ट्रांसफ़र कर दी गई है। ट्रांसफर्ड मैनी ऑफ दीज पावर्स टू मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इटसेल्फ। ओके, तो इसको यहाँ पर ये पावर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। याद रखिए मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का काम अभी तक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी के रूप में था। स्टेट की अपनी मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल्स होती हैं, उनको यहाँ पर एडवाइस करने का काम इस सेंट्रल लेवल मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का यहाँ पर था। ऑलराइट, तो ये पावर इनसे यहाँ से छीन ली गई है इन दिस ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021। इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई। अब कंट्रोवर्सी में अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, द प्रेजेंट सिस्टम जो कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है माइनर पोर्ट्स को, वो गुड है। मतलब अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है माइनर पोर्ट्स को डेवलप करने का, तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट नया बिल लेकर के आई है 2021 का, इसके लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्प्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये बात एक, तो पहला पॉइंट आपको ये मिला। दूसरा आप देखिए कि एज पर द न्यू ड्राफ्ट बिल जो कि 2021 का आया है, स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट हैव एनी मेजर रोल। बात समझ में आई? अभी तक इनका बहुत ही मेजर रोल था, सारा काम इन्हीं का ही था माइनर पोर्ट्स
पोर्ट्स को डेवलप करने का, लेकिन अब माइनर पोर्ट्स के मैनेजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं रह जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि सेंट्रल जो है इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से आप देखोगे कि सेंटर की और स्टेट की कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई। कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो ये आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक कटिंग मिल जाएगी। उड़ीसा गवर्नमेंट कॉल्स फॉर चेंज इन द ड्राफ्ट पोर्ट्स बिल। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए कि मैनेजमेंट ऑफ द माइनर पोर्ट्स छीन लिया गया है स्टेट से, स्टेट्स माइनर पोर्ट्स को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ये जो है वो शक्ति दे दी गई है आपको, जो आपकी मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसको। ऑलराइट, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 2000 जो 1908 वाला एक्ट था उसके हिसाब से जो माइनर पोर्ट्स को डेवलप करने की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, और लेकिन अब वो पावर मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को दे दी जाएंगी, जो कि एज ए एडवाइजरी बॉडी है। 1997 में इसको बनाया गया था और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कंट्रोवर्सी किस चीज़ के बेस पर होगी। तो द प्रपोज्ड प्रोविजन इंस्टीड ऑफ मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम नेशन, मतलब ये जो बिल आप यहाँ पर लेकर के आए हो इससे इंडिया स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम नेशन नहीं बनेगा, लेकिन दो इट्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी, साथ ही ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रमोट करेगा। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, सेंटर स्टेट्स को पावर को डिवल्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सेंटर की पावर स्टेट छीन रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है जबकि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो जो कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स हैं ये यहाँ से आपको निकल करके आते हैं। ऑलराइट, दूसरा देखिए, ऑल्सो दिस प्रपोजल इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, सद्भावना बना करके रखनी है, साथ ही जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है सेंटर स्टेट और आपका लोकल लेवल का, ठीक है, तो उनके बीच में पावर नीचे आती रहनी चाहिए, पावर का डिवोल्यूशन होता रहना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आपका नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन की तरफ यहाँ पर जा रहा है। साथ ही स्टेट्स का एम्पावरमेंट भी यहाँ पर नहीं होगा। इस बिल के तहत कुछ प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये आपको दिखेगा कि जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं उनके सभी सीएम्स ने मिलकर के यहाँ पर कहा है कि हम अपोज करेंगे जो नया इंडियन ड्राफ्ट बिल 2021 है। क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया, इनकी पावर यहाँ पर चली जाने वाली है। ओके, ये तो यहाँ पर हो गए, लेकिन क्यों ये बिल अच्छा है उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए, जो आपका इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 था, ये आज के हिसाब से नहीं बनाया गया था। टुडे अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो आज हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इन द शिपिंग सेक्टर, क्योंकि हमने देखा कि कोल माइन सेक्टर पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कोल माइन सेक्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए उन्होंने सब गड़बड़ कर दी। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी हो सकता है अगर हमने इसमें सुधार नहीं किए तो इन्हीं सुधार को लेकर के यहाँ पर बात चल रही है, और इसलिए कहा गया है कि जो आपका 1908 वाला एक्ट है, इट वाज नॉट डिज़ाइन टू अट्रैक्ट द ह्यूज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब यहाँ पर ह्यूज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, तो नए बिल के अंदर ये सब प्रोविज़न मिलेगा। दूसरी चीज़ देखें तो कोल पावर रश के बारे में बताया मैंने, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देखें, एक साइजेबल चंक ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकेम आइडल, द रेस्ट आर सफरिंग फ्रॉम द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कोल सेक्टर के अंदर बड़ी चुनौतियाँ देखने के लिए मिली थी। ऐसी ही चुनौतियाँ आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने के लिए मिली थी, और बैंक्स में भी ऐसी चुनौतियाँ देखने के लिए मिली, उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहाँ पर बढ़ गई। तो इस तरीके के प्रोविजंस अगर हमने शिपिंग सेक्टर में नहीं लिए, नए प्रोविजंस नहीं लिए, तो उनका भी यही हाल होगा जो कोल सेक्टर का, हाईवे सेक्टर का और बैंक सेक्टर का हुआ। बात समझ में आई? तो सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड इन द पोर्ट सेक्टर अगर हमने सही से अपना जो है वो लेजिस्लेशन को लागू नहीं किया। तो पहला प्रोविज़न आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। आपको अगली चीज़ यहाँ पर ये मिलेगी कि आउट ऑफ द 160 ओड माइनर पोर्ट्स बेयरली 10 to 15 अट्रैक्ट द डिसेंट ट्रैफिक। तो जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं उनमें से बड़े अगर हम देखें तो 10 से 15 पोर्ट ही हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आ पाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो व्हीकल्स वहाँ पर पहुँच पाते हैं। अब देखिए, अब द प्रपोज्ड बिल वांट्स टू प्लग दिस लूप होल बाय एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ द सेंटर इन नोटिफाइंग अ न्यू पोर्ट, द चैनल्स इट विल यूज एंड लिमिट द बाउंड्री ऑफ द पोर्ट। ये सारी पावर अब सेंटर के पास चली जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, देयर विल बी क्लैरिटी ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यू पोर्ट, इट कैन नॉट ईट इनटू समवन्स एल्स प्रॉफिट। ऑलराइट, तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रोविजंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आता है एनवायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। अगर किसी भी माइनर पोर्ट के आसपास कहीं पर भी ऑयल लीक जैसी कंडीशन आती है या फिर शिप सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑलराइट,
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। द प्रपोज चेंजेस जो यहाँ पर किए गए हैं वो आपका कंसोलिडेट अप्रोच दिखाते हैं इन हैंडलिंग द मैरीटाइम एनवायरनमेंट एट द सेफ्टी इश्यूज़। तो मैरीटाइम एनवायरनमेंट आप देखिए सेंट्रल इश्यूज़ है। सेंटर यहाँ पर आपका जो मैरीटाइम अथॉरिटी है उसको अलग अलग कन्वेंशंस में साइन किए हुए है। तो अगर मैरीटाइम एरिया में कुछ भी होता है तो वो सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट्स की नहीं बनती है। कोई जहाज़ डूबा तो वो इंटरनेशनल कंसर्न का मुद्दा है, ना कि स्टेट कंसर्न का। बात समझ में आई? तो वो नेशनल और इंटरनेशनल कंसर्न का मुद्दा है। अब जहाज़ डूबा तो स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इस वजह से आपको सेंटर ने अपनी जो पोर्ट को डिक्लेयर करने की पावर है वो अपने पास रखी है। द इशू इज़ नॉट अबाउट हु ओन्स द पोर्ट, कौन पोर्ट को ओन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ कैलामिटी आती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, बात इस चीज़ की है। बात समझ में आई आपको? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट है ये यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए। सच कंसर्न्स आर रियल, और आपको ऐसा दिखेगा कि स्टेट की बाउंड्री से अलग चले जाते हैं। मैराइन जो पॉल्यूशन है, ये मैराइन पॉल्यूशन के जो इश्यूज़ हैं वो आपके मोस्ट ट्रिकी हैं। द नेशनल गवर्नमेंट है सिग्नेटरी इन द मैनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, क्योंकि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको नेशनल गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो जो भी इशू मैराइन पॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं वो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के इशूज़ होते हैं। और राइट, साथ ही आपको दिखेगा कि एक की प्रॉब्लम दिखेगी कि जो स्टेट के मैरीटाइम बोर्ड्स हैं, जो स्टेट्स के अपने अपने मैरीटाइम स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सभी के यहाँ एक जैसा वर्क नहीं होता। जैसे उड़ीसा ने तो अपना 2019 में ही यहाँ पर बनाया, वेस्ट बंगाल के पास भी था, तो ये सिनर्जी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा कि सिक्योरिटी का इशू यहाँ पर आ जाता है। क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे नेपाल है, ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब एक तो स्टेट हो गया, रेस्पेक्टिव स्टेट, एक हमारा इंडिया हो गया, और दूसरा तीसरी कंट्री यहाँ पर आ जाती है, जैसे नेपाल। उसको लीज पर कोई प्राइवेट पोर्ट चाहिए था उड़ीसा के अंदर, तो किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स को वहाँ पर बना करके रखा जाए। भाई इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पर सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी होती है। ये तो नेपाल का एग्जांपल है, लेकिन अगर किसी और ने यहाँ पर लीज पर लिया तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर चला जाता है। और राइट, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा कि ये जो लूप होल्स यहाँ पर मिले कि किस तरीके का सिक्योरिटी का, एनवायरनमेंट का इश्यूज़ हैं, ये सब कब तक चलते रहेंगे। और राइट, तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट शुड एन्जॉय द ऑटोनॉमी, बट साथ ही उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। कोई जहाज़ डूबा, मैराइन पोल्यूशन हो रहा है, तो उनको यहाँ पर अपना जो अकाउंटेबिलिटी है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। बट स्टेट मस्ट एक्सेप्ट द फेडरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ मेरीन पॉल्यूशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। कुछ भी होता है, अगर आप ऑटोनॉमी चाहते हो पोर्ट्स के ऊपर तो आपको इनमें भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था। एंड बोथ साइड शुड वर्क कोहेसिवली टू एंश्योर दैट ऑल पोर्ट्स इन द कंट्री फॉलो द ड्यू रूल्स एंड द रेगुलेशन विद द इक्वल अर्नेस्ट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और इसी के साथ हमारी यहाँ पर ये लास्ट स्लाइड थी। इतने ही प्रोविजंस जानने थे, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा तो यहीं से ही बन जाएगा 250 वर्ड का। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।